हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपिटर प्लस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका पार्ट हिंदी में पूरा पेपर देखते हैं। 35 क्वेश्चन तक हो चुके थे, अब उससे आगे। द लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्वे एरिया इज नॉन एज, यानी कि जो आपका कोई भी सर्वेक्षण एरिया है, मान लीजिए इस प्लॉट का आपको सर्वे करना है, तो इस प्लॉट के सर्वेक्षण के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी जो जरीब रेखा को जाना जाएगा, यानी कि इस पार्ट की जो सबसे लंबी जो रेखा होगी, इसको कई क्षेत्रों में बांट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे ट्राइंगल के शेप में, इसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स फॉर्म में बांट लेंगे पूरे को। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी, यानी कि सर्वेक्षण क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा लंबी लाइन होगी, सर्वेक्षण क्षेत्र की सबसे ज़्यादा लंबी लाइन को हम उसको क्या कहते हैं? आधार रेखा, यानी कि बेस लाइन। तो लॉन्गेस्ट जो चेन लाइन होती है पासिंग थ्रू दी, तो उसको बेस लाइन कहते हैं। तो सर्वेक्षण के आधार पर मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा को आपका बेस लाइन कहते हैं। टाई लाइन क्या होती है? तो टाई लाइन यानी कि जो सब स्टेशंस को जोड़ती है, स्टेशंस को, मेन स्टेशन या सब स्टेशंस को जोड़ने वाली लाइन को टाई लाइन कहते हैं। यानी कि टाई लाइन का मतलब है डिटेल लेना, यहाँ से आप डिटेल लेंगे। चेक लाइन एक्यूरेसी चेक करेगी, सर्वेक्षण क्षेत्र की क्या करेगी? एक्यूरेसी चेक करेगी। अगला क्वेश्चन, द सर्वे इन विच द कर्वेचर जो है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर, यानी कि पृथ्वी जिसमें गोलीय आकार को मानते हैं आपका, यानी कि जो कर्वेचर होती है, अर्थ के जो वक्राकार सतह होती है, उसको जब कंसीडर किया जाता है तब उसको हम कहते हैं जियोडेटिक सर्वे। उसको क्या कहते हैं? जियोडेटिक सर्वे। जब अर्थ को कंसीडर नहीं किया जाता, यानी कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को उसमें नहीं मानते, तब उसको क्या कहते हैं? प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे। द गिवन ग्राफ ऑफ कॉम्पेक्शन ग्राफ बिटवीन द ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट इन सॉइल, इट इज अ कॉल्ड, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि जब ड्राई यूनिट वेट होता है तो एक ग्राफ बनता है ड्राई यूनिट वेट, ये गामा डी होगा, ये वाटर कंटेंट होगा, ये क्या है? वाटर कंटेंट। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है एक, तो इस तरीके का, यानी कि जब आप वाटर कंटेंट कम होता है हमारा, यानी कि एक निश्चित वाटर कंटेंट पर गामा डी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सबसे अधिक होगी। तो इतना वाटर कंटेंट यानी कि जिस पर सबसे अधिक वैल्यू होगी गामा डी की, यानी कि ड्राई डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, उसको हम वाटर ओएमसी कहते हैं, ऑपिटियम मॉइस्चर कंटेंट। ऑपिटियम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी कहते हैं, ओएमसी। उसको हम क्या कहते हैं? ओएमसी, जहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो सीधी सीधी बात है, यानी कि तो जब आप वाटर कंटेंट और बढ़ाते चले जाएंगे तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर कम है तो बढ़ रही, पहले वाटर कंटेंट कम है, धीरे धीरे बढ़ा तो एक मैक्सिमम वैल्यू, वाटर कंटेंट जब बढ़ता जाएगा तो गामा डी वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाएगी, उससे अधिक होगा तो गामा डी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो जाना स्टार्ट होगी। तो जो वक्र बनता है, यानी कि गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच जो वक्र बनता है उसको हम कहते हैं नमी घनत्व वक्र, यानी कि मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ कहलाता है। मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ कहलाता है। द इफेक्टिव साइज क्या होता है? इफेक्टिव साइज सॉइल पार्टिकल का, तो उसको हम किससे शो करते हैं? D10 से। D10 से इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल D10 से। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द फाइनेस्ट ग्रेन? फाइनेस्ट ग्रेन क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल। तो फाइनेस्ट ग्रेन क्या होगा? क्ले। सबसे छोटी क्ले होगी। अगर हम इसको बांट के देखते हैं तो सबसे पहले क्ले का ही देखते हैं, यानी कि जब क्ले की बात आएगी तो क्ले सबसे छोटा पार्टिकल होगा, यानी कि क्ले के जो पार्टिकल होंगे वो लेस देन होंगे 0.002 mm से। 0.002 mm से छोटे जो पार्टिकल होंगे वो क्ले के अंतर्गत आएंगे, तो सबसे छोटी। उसके बाद 0.02 mm से 0.002 mm से 0.075 mm तक जो आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका सिल्ट। ये क्या कहलाएगी? सिल्ट की रेंज होगी। फिर सिल्ट की रेंज होगी, तो मतलब फाइनेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल आपका क्या होगा? क्ले। सबसे छोटा पार्टिकल, फाइनेस्ट जो ग्रेन होगा वो आपका क्ले होगा।
अगला क्वेश्चन है, यानी कि सॉइल हैज अ परसेंटेज एयर वॉइड, यानी कि परसेंटेज एयर वॉइड आप किससे शो करते हैं, एन से। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड किससे शो करते हैं, एन। एन ए कितना दे रखा है आपको, 30%, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। पोरोसिटी को हम एन से शो करते हैं, कितनी दे रखी, 0.4। आपसे पूछ क्या रहा है, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम किससे फॉर्मूला करते हैं, ए सी से। आपके पास फॉर्मूला होगा एन ए बराबर एन इंटू ए सी। एन इंटू ए सी, आपको ए सी चाहिए तो ए सी बराबर क्या हो गया, एन ए इंटू एन, एन ए अपॉन एन। एन ए की वैल्यू रख दीजिए 0.3%, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 और पोरोसिटी 0.4, यानी कि कितना हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका 75%। यानी कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, पोरोसिटी दे रखा है, एयर कंटेंट कितना होगा, 0.75। मृदा में जल का स्तर बढ़ाते जाए, यानी कि ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। हम जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर, बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जब राइज वाटर टेबल, जब मान लीजिए वाटर टेबल, जैसे ये ग्राउंड है, ये वाटर टेबल था, अभी मान लीजिए यहाँ से ये 5 मीटर पर वाटर टेबल था, कितने पर, 5 मीटर पर। अब वाटर टेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो गया, 6। तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज। तो ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल इफेक्टिव स्ट्रेस सो डिक्रीज। आपका वाटर टेबल जैसे ही बढ़ता जाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस घटता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो दे रखा है, यानी कि आपको ई दे रखा है, ई बराबर दे रखा है 0.67, ठीक। वाटर कंटेंट दे रखा है, यानी कि डब्ल्यू बराबर दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी, यानी कि जी बराबर दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है सैचुरेशन बता दीजिए, तो आपको फॉर्मूला पता होगा एस सी बराबर डब्ल्यू जी, एस सी बराबर डब्ल्यू जी। तो हमें क्या चाहिए, एस, तो क्या करेंगे, डब्ल्यू जी अपॉन ई। डब्ल्यू की वैल्यू रख दीजिए 0.1188, जी की वैल्यू रख दीजिए 2.68, जी की वैल्यू रख दीजिए, वाटर कंटेंट की वैल्यू थी 0.1888 गुणा स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू थी वो 2.68 अपॉन 0.67। जब 67 से काटोगे तो 4 टाइम निकल जाएगा, 4 टाइम इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 75%। कितना आएगा, 75, यानी कि 75 दशमलव कुछ आ जाएगा, तो आपका 75% हो जाएगा। रोटामीटर जो मेजर करता है, रोटामीटर जो मेजर करता है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। रोटामीटर क्या मेजर करता है, फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। प्रेशर एनर्जी फ्लूइड में किसके द्वारा इंक्रीज की जाती है, तरल की दाब ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रयोग होने वाली युक्ति को हम पंप कहते हैं। तरल की जो दाब ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति को पंप कहते हैं। द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स, द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स, तो जो रेशियो होता है इनर्शिया एंड इलास्टिक फोर्स का, उसको हम कहते हैं मैक नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, मैक नंबर। यानी कि जब रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स बटे इलास्टिक फोर्स तो उसे मैक नंबर कहते हैं। अगला होता है रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इलास्टिक फोर्स इंटू विस्कस फोर्स, इलास्टिक फोर्स इंटू विस्कस फोर्स, इलास्टिक फोर्स इंटू विस्कस फोर्स। वेबर नंबर में क्या होता है, इनर्शिया फोर्स बटे सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस फोर्स होता है, सरफेस टेंशन जो फोर्स होता है, टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है वो वेबर नंबर में। चेजीज नंबर में होता है इनर्शिया फोर्स, चेजीज नंबर में क्या होता है, इनर्शिया फोर्स बटे इलास्टिक कंप्रेशन फोर्स, उसे कहते हैं चेजीज नंबर, उसको कहते हैं चेजीज नंबर या कोसी संख्या। एज कंपेयर टू रोड, जो कंपेयर टू राजमार्गों की अपेक्षा रेलवे लाइन के अनुरक्षण लागत, राजमार्गों की अपेक्षा रेलवे लाइन की जो अनुरक्षण लागत आती है वो कम आती है, वो क्या होती है, कम। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैरिज वे इज नॉन एज, जैसे आपका रोड डला होता है तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको आप क्या कहते हैं, क्राउन। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको कहा जाता है क्राउन, वो क्या होता है, क्राउन। रेल जोड़ों को जोड़ने वाले यानी कि नंबर ऑफ फिश बोल्ट
पर फिश प्लेट ज्वाइनिंग में कितने लगते हैं? नंबर ऑफ बोल्ट फिश प्लेट पर ज्वाइंट में कितने लगते हैं? तो नंबर ऑफ फिश प्लेट में कितने लगते हैं? 4। सीवर एक 50 सेंटीमीटर व्यास की सीवर लाइन, एक 50 सेंटीमीटर व्यास के जो बिछी है सीवर लाइन, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, वो सीवर लाइन बिछी हुई है, यानी कि 50 सेंटीमीटर डाय की सीवर लाइन बिछी हुई, इस तरीके से है सीवर लाइन पूरे में बिछी हुई। ठीक, क्लियर। नीचे तो उसके बीच जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो आपका मेन होल बनेगा, एक मेन होल ये मान लीजिए और ये की, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए 100 मीटर होनी चाहिए। जो काउल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि काउल क्या होता है? वेंटिलेशन, जो गैसेस होती हैं आपकी, वो जो गैसेस होती हैं सेप्टिक टैंक की जो गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक पाइप दिया जाता है, जो क्या होता है? तो टॉप पोर्शन ऑफ वेंटिलेशन कॉलम, तो उसको क्या कहते हैं? टॉप पोर्शन ऑफ द वेंटिलेशन कॉलम। जो काउल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? टॉप पोर्शन ऑफ द वेंटिलेशन कॉलम। जो कंट्रोल व्हीकल पॉल्यूशन फ्रॉम द एग्जॉस्टिस ऑफ द व्हीकल, यानी कि वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों के गैस निकास में निम्नलिखित लगाया जाता है। यानी कि जो वाहन प्रदूषण होता है, जो आपका एग्जॉस्ट लगा होता है, यानी कि तो उसमें क्या लगा होता है? उत्प्रेरकी परिवर्तक, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है। आईएस कोड के अकॉर्डिंग 10,500 2012 में ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पीएच वैल्यू कहा गया था वो 6.5 से 8.5 होगी, यानी कि 6 पॉइंट आपका इस कोड के अकॉर्डिंग जो होगा स्पेसिफिकेशन पीएच वो 6.5 से 8.5 के बीच होगा। द सीवर सिस्टम स्टार्ट, जो सीवर सिस्टम स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? हाउस सीवर से। सीवर सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हाउस सीवर से। सीवर सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका घरों से ही स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक इस्पात स्तंभ की प्रभावी लंबाई जिसकी स्थिति में रखा गया हो उसके दोनों किनारों को घूर्णन से निरोधित किया जाता है, यानी कि इफ़ेक्टिव जो लेंथ बताना है स्टील कॉलम की, जो इफ़ेक्टिव लेंथ है, इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेन अगेंस्ट टॉर्सन एट बोथ एंड, जब बोथ एंड पर हेल्ड हो और रीस्टेन कर रहा हो तो 0.65 एल। द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्टेड टू द पुर्लिन, पुर्लिन किसको सपोर्ट देती? प्रिंसिपल राफ्टर। पुर्लिन को सपोर्ट करता है छत कैंची का वह हिस्सा जो पुर्लिन को सहारा देता है, प्रिंसिपल राफ्टर, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल राफ्टर। भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुसार कंक्रीट की आर्द्रता नमी में तराई की जाती है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो कितने प्रतिशत रखी जाती है? 90%। कितने प्रतिशत रखी जाती है? 90%। सिंगल रेनफोर्स बीम है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर, यानी कि किस में पहले पहुंच रही? कंक्रीट में, अभी स्टील में नहीं पहुंची है। तो बीम सेक्शन क्या होगा? देखिए, जब भी कभी बात आती है इस तरीके के क्रॉस सेक्शंस होते हैं, नॉर्मल इस तरीके के बनते हैं। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं ये ग्राफ की। वो क्या कह रहा है कि कंक्रीट में तो पहुंच गई, अभी स्टील की जो है वो अपनी मैक्सिमम, यानी कि स्टील की ये होनी चाहिए, अभी यहाँ पर है। तो स्टील की पहुँचने तक तो क्या होगा? कंक्रीट में फेल हो जाएगी। कंक्रीट में क्या हो जाएगी? फेल। स्टील अपनी मैक्सिमम सामर्थ्य तक पहुंचने से पहले ही कंक्रीट में क्या हो जाएगी? फेल। यानी कि जब कंक्रीट में फेल हो रही तो कंप्रेशन में फेल हो रही, तो ब्रिटल है, यानी कि कंप्रेशन में फेल हो रही है। तो क्या हो रहा होगा? स्टील की मात्रा अधिक होगी। क्या होगा? जब फेल कंक्रीट में हो रही तो स्टील अधिक होगी, तो यानी कि उसको क्या कहेंगे? ओवर रेनफोर्स बीम। ओवर रेनफोर्स बीम। इफ सिंगली बीम है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट पहले जो स्ट्रेसेस है परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट की वो पहले पहुंच गई, किससे? स्टील से। स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट तक पहुंचेगी तब तक कंक्रीट क्या होगी? फेल हो चुकी होगी, यानी कि कंक्रीट फेल, तो उसको कहते हैं ओवर रेनफोर्स बीम। ओवर रेनफोर्स बीम। अब वो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन बता दीजिए। फॉर डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम, 8 मीटर स्पान के लिए जो परमिसिबल लिमिट है इफेक्टिव डेप्थ शुड बी, यानी कि जो 8 मीटर के लिए स्पान के लिए होती है विक्षेप सीमा है, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होता है एल डी का अनुपात सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए किसी भी कंडीशन से 20 से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए पूछ रहा है आपसे? सिंपल सपोर्टेड के लिए तो 20। तो सिंपल सपोर्टेड के लिए 20,
आती है, अगर कंटिन्यूसली बीम आती है तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 26 से। कितने से कम नहीं होना चाहिए, 26। सिंपल सपोर्टेड आती है तो 20 और वो आती है तो 26। ठीक। श्रिंकेज जो होता है कंक्रीट में स्लैब, श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, तो श्रिंकेज जो होगा कंक्रीट स्लैब में कॉज टेंशन इन क्रैक, टेंशन होगा क्रैक में। ठीक। श्रिंकेज जो कंक्रीट स्लैब में होगा वो कॉज इन टेंशन इन क्रैक। ऑर्डर टू अबाउट स्लाइडिंग मैसनरी डैम, स्लाइडिंग से बचने के लिए जो फ्रैक्शन बिटवीन होती है, यानी कि चिनाई बांध की जो स्लाइड से बचने के लिए बांध व मिट्टी के घूर्णन से कम होना चाहिए 1 मीटर प्रयुक्त पानी का दाब कितने गुना, 1.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के लिए कितना लेते हो, 1.5। तो कितना होना चाहिए, 1.5 गुना। डायमीटर आरसीसी कॉलम में जो होती है उससे कम नहीं होना चाहिए। जो लॉन्गिट्यूनल मेन छड़ डालते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूनल जो रेनफोर्स डालते हैं आरसीसी कॉलम में, वो किसी भी कंडीशन से उनका डायमीटर कम नहीं होना चाहिए। तो कितने mm से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से। कितने mm से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से, 12 mm से। तो रेनफोर्स कंक्रीट बीम कैन हैव, रेनफोर्स कंक्रीट बीम कैन हैव मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्स, यानी कि बीम में मैक्सिमम एरिया कितना होता है, 0.04%, चाहे वो सिंगली बीम हो या आपकी डबली बीम। तो मैक्सिमम जो टेंशन डाली जा सकती है वो कितने, 4%, 0.05 बी इंटू डी, कैपिटल बी इंटू डी आएगा, स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी आएगा। प्रबलित कंक्रीट भूकंप रोधी संरचना बनाने के लिए स्तंभ की एक विमा अथवा व्यास कम से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो साइज होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भूकंप रोधी बनाने के लिए, 300 mm। कितनी होनी चाहिए, 300 mm। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन दो लगातार शियर स्ट्रप्स की जो बीच की दूरी होती है कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो आपके शियर स्ट्रेस होते हैं, शियर स्ट्रप्स जो होते हैं वो रेनफोर्स सीमेंट बीम में स्पेसिंग जो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, वो कितनी, 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। कितने mm से, 100 mm से किसी भी कंडीशंस में कम नहीं होनी चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के कार्बनों में लाए जाने वाले पानी में कार्बनिक कार्ब, यानी कि ऑर्गेनिक जो कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक जो सॉलिड होता है कंसंट्रेशन, वो कंक्रीट के लिए किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऑर्गेनिक कंटेंट अधिक नहीं होना चाहिए। बिटनी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट जो स्ट्रेन होती है, अज्यूम बिटनी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट जो स्ट्रेन होती है, बिटनी के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट स्ट्रेन का मान होता है वो कितनी होती है, 0.3%। कितनी होती है, 0.3% होती है बिटनी के अकॉर्डिंग, बिटनी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलर रेशियो, मतलब किसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग मॉडुलर रेशियो कितना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मॉडुलर रेशियो होता है वो 280/3 सिग्मा CV, यानी कि m बराबर होगा, m बराबर 280/3 सिग्मा CV। कितना होगा, 3 सिग्मा CV। मॉडुलर रेशियो कितना हो जाएगा, 280/3 सिग्मा CV। वो पूछ रहे हैं कि थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, किसी भी कंडीशन में फ्लैट स्लैब की थिकनेस 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि फ्लैट स्लैब की जो न्यूनतम वो होती है वो 12 जो न्यूनतम थिकनेस होती है 12। डिजाइन ऑफ सिनेमा हॉल विड्थ ट्रेड, डिजाइन जो सिनेमा हॉल कर रहे हैं, अगर सिनेमा हॉल की जो विड्थ ऑफ ट्रेड, देखिए एक जब सीढ़ी बनती है तो सीढ़ी इस तरीके की बनाते हैं, जब स्टेयर केस बनता है तो इस तरीके का बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रेड। इसको क्या कहते हैं, ट्रेड। नॉर्मल घरों, अपने जो घर होते हैं उनमें कितना होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं अपन नॉर्मल घर में, अपने घरों में कितना रखते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में रख सकते हैं, तो कम से कम इतना रखते हैं। और ट्राइजर जो होता है वो कितना रखते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कहते हैं, जो इस तरीके का वर्टिकल पोर्शन होता है इसको कहते हैं राइजर, उसको हम कहते हैं ट्रेड और राइजर। तो जो ट्रेड की विड्थ होगी, यानी कि आपके जो ट्रेड की विड्थ होगी सिनेमा हॉल में वो कितनी होगी, 30 से 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 30 से 50 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर। हेलो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी से संबंधित और तीसरा वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।